हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग DU MPhil PhD इन हिंदी प्रोग्राम में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे और इसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रश्नों का लेवल किस प्रकार का था। इसमें आपके 50 प्रश्न जो हैं। पहला प्रश्न है कि हाँ तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी बोरत तो बोरियो निचोरत बने नहीं। ये पंक्तियां किसकी हैं? देव ठाकुर घनानंद पद्माकर भट्ट। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्माकर भट्ट। दूसरा नंबर प्रश्न है, अतः सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। इस वाक्य के लेखक हैं। आपके सामने ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह। देखिए यह एमफिल प्रोग्राम के लिए पूछे गए प्रश्न हैं, तो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। ये आपके भविष्य के पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। प्रश्नों का लेवल अच्छा है, तो आप लोग प्रश्नों को जरूर देख लीजिए। आपका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। तीसरा नंबर प्रश्न है कि काव्यानुसंधान का लक्ष्य है काव्य सत्य की शोध। यह कथन किस विद्वान का है? आपके सामने ऑप्शन है डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर सावित्री सिन्हा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर उदय भानु सिंह। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। इन्होंने ही काव्य सत्य की शोध ये स्टेटमेंट दिया था। अगला प्रश्न है, राज कपूर और राजमल बोरा द्वारा संपादित पुस्तक का शीर्षक कौन सा है? तो इन्होंने जो पुस्तक संपादित की थी उसका शीर्षक जो है हिंदी अनुसंधान का स्वरूप। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विषय निर्वाचन के प्रसंग में किसी शोधकर्ता को विषय चुनने के पूर्व किस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होती है? विषय की उत्सुकता, रुचि और मनोवृत्ति, शोधकर्ता को शारीरिक रूप से बलिष्ठ होना चाहिए, अध्ययन की पृष्ठभूमि और क्षमता। तो देखिए उसमें जो मेन आपका नहीं है, निगेटिव प्रश्न पूछा है, तो शोधकर्ता का बलिष्ठ होना इसमें शारीरिक रूप से ये नहीं शामिल है, बाकी और सभी चीजें निहित हैं। अगला प्रश्न है कि अनुसंधान की दृष्टि से निम्नलिखित में क्या तर्क संगत नहीं है? शोध विवेचन में पुनरुक्ति अवश्य होनी चाहिए। तो देखिए शोध में पुनरुक्ति नहीं होती है। रिसर्च कुछ नया खोजने की प्रक्रिया ही रिसर्च कहलाती है। तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बाकी शोध पद्धति स्पष्ट और सुनिश्चित होनी चाहिए, ये भी अच्छा स्टेटमेंट है। शोध प्रबंध में पाद टिप्पणी भी विधिवत होनी चाहिए। शोध कार्य सुनियोजित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध होना चाहिए, ये भी। बस पुनरुक्ति होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न है कि जब किसी रचना या पांडुलिपि का प्रमाणिक पाठ उपलब्ध नहीं होता है तो उसका पाठ निर्धारण किसका उद्देश्य होता है? सांस्कृतिक अनुसंधान का, साहित्यिक अनुसंधान का, पाठानुसंधान का, अंतरानुशासिक अनुसंधान का। 7 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पाठानुसंधान का। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको स्लो लग रही हो तो आप लोग 2x स्पीड पर करके देख लीजिए, स्पीड अच्छी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर।
कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार किसे माना है? किशोरीलाल गोस्वामी, लज्जाराम मेहता, देवकीनंदन खत्री, वज्रनंदन सहाय। बी है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी को ये साहित्य की दृष्टि से पहला उपन्यासकार मानते हैं। बाकी अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को मानते हैं और उनके जो लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास, उनको पहला अंग्रेजी ढंग का उपन्यासकार मानते हैं। अगला प्रश्न है, शोध के सोपान का कौन सा क्रम सही? देख लेते हैं। तो देखिए, शोध में सबसे पहले हम लोग विषय का निर्वाचन करते हैं, उसके बाद प्रकल्पना बनाते हैं, उसके बाद सामग्री का संकलन करते हैं, उसके बाद विश्लेषण और निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, रस सिद्धांत के लेखक कौन है? तो रस सिद्धांत आपके डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखा। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कार्य शोध प्रविधि के प्रारंभिक चरण के अंतर्गत नहीं किया जाना चाहिए? तो शोध जब प्रारंभ करते हैं तो उसके प्रारंभिक चरण में उपसंहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उपसंहार अंत में होता है। बाकी प्रारंभ में संदर्भ ग्रंथ सूची तैयार की जाती है, अनुसंधान के विषय की रूपरेखा तैयार की जाती है, अनुसंधान की योजना बनाई जाती है, ये सब प्रारंभिक कार्य है। अगला प्रश्न 12 नंबर, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूं अब हरहूं शोक समुदाय। इन पंक्तियों की रचना किसने की है? तो देखिए, आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मीराबाई। अगला 13 नंबर प्रश्न, शोध कार्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए, प्राकल्पना सिद्धांत पूर्व स्थित है, ये सही है। शोधार्थी निगमनात्मक तर्क पद्धति का प्रयोग करते हुए यह निर्णय करता है कि प्राकल्पना के समर्थन के लिए किस प्रकार की सामग्री आवश्यक है, ये भी सही। प्राकल्पना सिद्धांत के आगे की स्थिति है, तो ये गलत है। आगे की स्थिति नहीं है, सिद्धांत के आगे की स्थिति नहीं। चौथा स्टेटमेंट है कि विषय के संबंध कुछ सामग्री एकत्र करने के पश्चात शोधार्थी आगमनात्मक तर्क पद्धति का प्रयोग करते हुए एक अस्थायी या कामचलाऊ निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो देखिए, आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट पूछा था। अगला प्रश्न, वस्तुपरक शोध पद्धति का मूल सिद्धांत क्या है? शोधकर्ता मनमाने ढंग से तथ्यों को नियंत्रित करें, शोधक तथ्यों का शासन करें, शोधकर्ता तथ्यों की भावपरक व्याख्या करें, तथ्य ही शोधक का अनुशासन करें। तो यही स्टेटमेंट जो है वस्तुपरक शोध पद्धति का मूल सिद्धांत है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी शैली अनुसंधान लेखन के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है? व्यक्तिगत, वस्तुगत, व्यक्ति निरपेक्ष, तथ्यपरक। आपका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत। अगला प्रश्न, इनमें से किसे एक अच्छी प्राकल्पना का गुण नहीं माना जा सकता है? वह प्राकल्पना अच्छी मानी जाती है जिसके संबंध में सरल और संक्षिप्त वक्तव्य संभव हो। ये तो सही है। एक अच्छी प्राकल्पना लचीली होती है,
ये भी सही है। प्राकल्पना ऐसी हो जिसके प्रकाश में प्रस्तुत सामग्री की ठीक ठाक व्याख्या की जा सके। ये भी सही है। एक अच्छी प्राकल्पना अपरिछड़ीय होती है, तो अपरिछड़ीय नहीं होती है, परिछड़ीय होती है। इसलिए ये गुण नहीं पूछा था, तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न है कि बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कौन है। तो ये तो नॉर्मल सा प्रश्न है, कोलरिज। अगला प्रश्न, प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के, जोबन की ज्योति जगी जोर उमगत है, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो इन पंक्तियों को आपके आलम जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि भाषा और समाज पुस्तक के लेखक कौन है। तो रामविलास शर्मा जी हैं। अगला स्टेटमेंट है कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंस समुझाय सौह दे, बूझत साच न हासी, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो इसको तुलसीदास नहीं, सूरदास जी ने किया था। 20 नंबर का ये ऑप्शन। अगला प्रश्न 21 नंबर, इनमें से कौन सा कर्तव्य कर्म अनुसंधान के लिए आवश्यक नहीं माना जाता है। नए तथ्यों की खोज करना ये तो अनुसंधान के लिए बहुत जरूरी है। व्याख्या विश्लेषण ये भी जरूरी है, मतलब ये दोनों जरूरी है। प्रवाह ग्रहण और उसकी अभिव्यक्ति ये नहीं जरूरी। मूल्यांकन एवं निर्णय ये जरूरी है, तो इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेगेटिव प्रश्न पूछा था कि कर्तव्य कर्म अनुसंधान के लिए आवश्यक कौन सा नहीं है। 22 नंबर प्रश्न है कि शोध कार्य में वर्गीकरण से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। देखिए सब नकारात्मक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। पहला है कि वर्गीकरण में शोधार्थी की प्राकल्पना उसकी सहायता करती रहती है। तो सही बात है। सामग्री संकलन में भी वर्गीकरण की बुद्धि प्रच्छन्न रूप से काम करती रहती है। ये भी सही है। अप्रत्यक्ष रूप से विषय निर्वाचन स्वयं वर्गीकरण का भाग है। ये भी सही है। बाकी जो चौथा स्टेटमेंट है ये गलत है कि वर्गीकरण में हम अनेक से एक की ओर बढ़ते हैं। इसमें एक से अनेक की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कलम का मजदूर, तो ये प्रेमचंद जी की जीवनी है जिसको कि मदन गोपाल ने लिखा था, और प्रेमचंद घर में इनकी जीवनी शिवरानी देवी ने लिखा था, और कलम का सिपाही इनके बेटे ने लिखा था, अमृत राय। ठीक है। अगला प्रश्न, सौंदर्योपासक उपन्यास की रचनाकार कौन है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको ब्रजनंदन साहा जी ने लिखा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वर्गीकरण से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो देखिए वर्गीकरण अलग अलग वर्गों का निरपेक्ष महत्व होता है, शोध विषय के साथ उसका संबंध होना आवश्यक नहीं है। ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। बाकी पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी शोधार्थी प्रत्यक्ष वर्गीकरण अपने विषय को विस्तार से समझने के लिए करता है, सही है। तथ्यों की मीमांसा से वर्गीकरण के आधार स्पष्ट होते हैं, ये भी सही है। अलग अलग प्रवृत्तियों का स्वतंत्र रूप से निर्देश करने के लिए वर्गीकरण आवश्यक है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन प्राकल्पना के संबंध में सही नहीं है। तो देखिए सभी प्रकार के शोध कार्यों में प्राकल्पना की अनिवार्यता असंदिग्ध है, यही सही नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि सभी प्रश्न नकारात्मक प्रकार के हैं। बाकी आपके तीनों स्टेटमेंट सही है। शोध कार्य में प्राकल्पना संशोधित भी हो सकती है और पूर्णतः गलत भी साबित की जा सकती है।
शोध कार्य में प्राकल्पना पूर्णतः या अंशतः सिद्ध भी हो सकती है। प्राकल्पना आवश्यक साक्ष्य प्रमाण की प्रकृति को भी निश्चित कर सकती है। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला है प्रश्न कि प्राचीन ग्रंथों के पाठालोचन में किस समस्या का सामना शोधकर्ता को नहीं करना पड़ता है। तो देखिए, जो प्राचीन ग्रंथ होते हैं उसमें टंकण संबंधित त्रुटियों का शोधकर्ता को सामना नहीं करना पड़ता है। बाकी और सभी उत्तर सही है। यानी कि लिपिक के रचयिता की लिपि को ठीक ठीक पढ़ने की योग्यता नहीं होने के कारण पाठ में आई हुई अशुद्धि, इसका सामना करना पड़ता है। लिपिक का ग्रंथ के विषय में अपरिचित होने के कारण पाठ में आई हुई अशुद्धि, ये भी है। लिपिक के प्रमाद अथवा स्थानीय प्रभाव के कारण आई हुई अशुद्धि, ये सभी चीजों का प्राचीन ग्रंथों के अवलोकन में सामना करना पड़ता है। अगला है कि ब्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है। तो देखिए, ब्योमकेश दरवेश जीवनी है। अगला प्रश्न, आमा उपन्यास की लेखिका कौन है। तो आमा आपके चित्रा मुदगल जी ने लिखा। अगला प्रश्न है कि कलाकार जितना उत्कृष्ट होगा उसमें अनुभविता और सृष्टा का अंतर उतना ही स्पष्ट होगा। यह किसकी मान्यता है। तो ये इलियट मानता था। अगला, डॉक्टर नगेंद्र ने अनुसंधान का प्राण तत्व किसे माना है। तो इन्होंने ज्ञान क्षेत्र का सीमा विस्तार को माना है। अगला प्रश्न है कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक का नाम क्या है। तो देखिए, सदल मिश्र जी ने नासिकेतोपाख्यान लिखा था। अगला प्रश्न है कि उदय प्रकाश के इन कहानी संग्रहों का सही क्रम बताइए। तो जो सही क्रम हो जाएगा, और अंत में प्रार्थना, पाल मोगरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, मोहनदास, ये सभी जो कहानियां हैं वो बहुत ही जबरदस्त हैं। आप लोगों को इसको जरूर पढ़ना चाहिए। खास करके मोहनदास और पीली छतरी वाली लड़की तो जरूर पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है कि शतरंज के खिलाड़ी के रचयिता कौन है। तो शतरंज की खिलाड़ी जो कहानी है इसको प्रेमचंद जी ने लिखा है। इसके बाद अगला प्रश्न, इनमें से किसे अनुसंधान का प्रमुख और आवश्यक तत्व नहीं माना जा सकता है। तो देखिए, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आत्माभिव्यक्ति को, ये आवश्यक तत्व नहीं। बाकी अनुपलब्ध तथ्यों का अन्वेषण, उपलब्ध तथ्यों का नवीन आख्यान, ज्ञान क्षेत्र की सीमा का विस्तार, ये सब चीजें हैं। अगला प्रश्न है कि बनारस अखबार के संपादक कौन थे। तो देखिए, बनारस अखबार जो है राजा शिव प्रसाद सितारे जी ने निकाला था। 37 नंबर प्रश्न कि अनुसंधान लेखन की भाषा में किसे दोष माना जाएगा। इसमें शब्द बाहुल्य होना चाहिए, ये दोष। अगला प्रश्न, याद हो कि न याद हो के रचनाकार कौन है। तो काशीनाथ सिंह। अगला प्रश्न कि उत्तम आलोचना अनिवार्यतः उत्तम अनुसंधान भी है और उत्तम साहित्यिक अनुसंधान अपनी चरम प्रगति में आलोचना से अभिन्न हो जाता है। यह कथन किनका है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो डॉक्टर नगेंद्र का है। तथ्यों के संग्रह और उपयोग के संबंध में शोधकर्ता का रवैया कैसा होना चाहिए। तो देखिए, तथ्य अपने वास्तविक और शुद्ध रूप में प्रस्तुत होने चाहिए, ये सही है। अगला प्रश्न है कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ हरिऔध जी की रचना है। अगला प्रश्न
कि चोजिन के चोजी मौजिन में महाराज, हम कविराज हैं पैचाकर चतुर के। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ठाकुर की। 43 नंबर प्रश्न, शोध अन्वेषक में कौन सी प्राथमिक योग्यता आवश्यक नहीं है? तो शोध निर्देशक के प्रति भक्ति भाव जो है ये आवश्यक नहीं है। बाकी विचिकित्सा, सत्य के प्रति रुचि और जिज्ञासा, बौद्धिक परिपक्वता, ये सब चीजें जरूरी है। लेकिन जो रियलिटी है, जो आजकल पब्लिक में चल रही है, वो यही जरूरी है। मतलब ऑफिशियल तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन शोध निर्देशक के प्रति भक्ति भाव रहेगा तभी आप शोध में एडमिशन भी ले पाएंगे और अच्छे से शोध भी पूरा कर पाएंगे और प्रोफेसर भी बन पाएंगे। ये बहुत इस समय का दिक्कत वाला मैटर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अनुसंधान का मुख्य या मूल लक्ष्य क्या है? तो अनुसंधान का जो मूल लक्ष्य है वो सत्य का अन्वेषण करना है। विरह वारिस के रचनाकार कौन है? बोधा जी। काव्य निर्णय के रचनाकार कौन है? तो भिखारी दास। अनुसंधान शब्द की व्युत्पत्ति मूलक व्याख्या क्या है? जो खोजा जा चुका है उसे फिर से खोजना। अनुसंधान की प्रक्रिया पुस्तक के संपादक कौन है? तो डॉक्टर सावित्री सिन्हा और विजेंद्र स्नातक, इन्होंने अनुसंधान की प्रक्रिया पुस्तक लिखी है। आओ पेपे घर चलें, ये किसकी रचना है? तो ये प्रभा खेतान जी की रचना है। अलंकार को सौंदर्य अलंकार कहकर किसने संबोधित किया है? या ये किसकी परिभाषा है? तो ये वामन जी की परिभाषा है। सौंदर्य अलंकार वामन ने कहा था। ठीक है, तो दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी में हम लोग इतने प्रश्नों को देखे हैं। हम आशा करते हैं कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।